शो में आने वाली मेकअप आर्टिस्ट का भयानक रूप। दोस्तियाँ उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों से थी जो मुझे पसंद नहीं थी। बहू के गैर मर्दों के साथ थे ताल्लुकात, सास के शर्मनाक इल्जामात। इसके 700 यार हैं, ये है वो है, उन्होंने मुझे आज तक कभी भी अच्छा नहीं समझा। शौहर को कैसे पता था कि वो कत्ल होने वाला है? दोस्त को उसने मैसेज किया कि अगर मैं बच गया तो सुबह तुझे मिलूंगा, मुझे मेरे सालों ने हमला किया। लव मैरिज करने वाली ने आखिर क्यों उतारा शौहर को मौत के घाट? उन्होंने रस्सियाँ बांध के मेरे बेटे को मारा है, इनके तीनों भाइयों को ऐसे ही फांसी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। गुज़श्ता शो में भी हमने ये बात की थी कि पसंद की शादी करना हर इंसान का हक है। उसको ये हक मज़हब भी देता है और मुआशरा भी देता है किसी हद तक, लेकिन कभी कभी हमारी फैमिलीज़ नहीं देती और वो मामला जो है काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं और जो निभाने वाली शादी वाला सिलसिला होता है वो रुक जाता है बीच में और किसी न किसी का नुकसान हो जाता है। लेकिन ये बात तो थी कि क्या वाकई पसंद की शादी के बाद सारे मामला ठीक हो जाते हैं? तो ये कहना भी किसी तौर सही नहीं होगा। गुज़श्ता शो में भी आपने देखा था कि लाहौर की रिहायशी जो मारिया थी जिन्होंने पसंद की शादी की थी अदनान से, अदनान ने इंतहाई बेदर्दी के साथ शादी के सिर्फ 4 साल के बाद मारिया को बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया। एक शौहर का जुल्म वहीं पर था कि लाहौर में मोहब्बत करने वाली एक बीवी ने शौहर के साथ वो सुलूक किया कि रूह कांप उठे। यहाँ जो आज हम मामला डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है और जो कहानी है फराज साहब की वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपको पता चलता जाएगा चीज़ों का, आप हैरान से हैरान तर होते जाएंगे कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं और किस तरह से आपको ट्रैप करते हैं, किस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद आपको इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से आपकी जान तक ले लेते हैं। मोहब्बत की एक और दास्तान का भयानक अंजाम पूरे शहर में सनसनी फैला गया। घर के कमरे में पड़ी ये लाश किसी और की नहीं, मोहब्बत की शादी करने वाले नौजवान फराज की लाश है। इस दर्दनाक सानहे ने इस खानदान को जीते जी मार दिया। जवान बेटे की माँ, नानी और बहन भाई कैसे न तड़पें, क्यों कर ना रोएं कि एक तरफ फराज का कत्ल हुआ और दूसरी तरफ कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं फराज की बीवी हुमा पर लगा है। उस बीवी पर जिसने अपने खानदान की नाराजगी मोल लेकर फराज से की थी पसंद की शादी। ये जवान साला खातून अब माँ बनने वाली थी, फराज के बच्चे की माँ। खातून का साथ देने वाले उसके भाई क्या इसी इंतजार में थे कि बहन इजाजत दे और वो बहनोई पर करें वार? क्या शादी के बाद खातून से मिलने के लिए आने वाले मर्द हजरात वाकई उसके कजन थे या कजन का बहाना करके घर की बहू खेल रही थी कोई शर्मनाक खेल? शौहर को ये कैसे पता चला कि वो कत्ल होने वाला है? लव मैरिज करने वाली कैसे शौहर की लाश को सूटकेस में डालकर घुमाती रही? मोहब्बत की शादी का ख्वाब देखने वालों से दीगर अफराद माशरा तक सभी को झंझोड़ने वाला है आज का इंकशाफ। फराज की वालदा, उनकी नानी, उनके बहन भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले ये बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। और सबसे बड़े बेटे आपके फराज अली जी। फराज की उम्र क्या है? 28 साल। तो उनकी एजुकेशन क्या थी? उसने मैट्रिक किया हुआ था और बस आगे वो कुछ हालात घर में ऐसे थे कि मज़ीद आगे ना पढ़ा, वो पढ़ा नहीं और काम में हेल्प करना। वो घर, हाँ जी, मैं चलाने में मेरी हेल्प कर रहा था। मैं सिलाई का काम करती हूँ। फराज की मां सिलाई का काम करके घर का पहिया चला रही थी। घर के माली हालात से बाखबर फराज इंतहाई मेहनत मुशक्कत करता, मगर इस सब के बावजूद वो एक जिंदगी से भरपूर नौजवान था। फराज की ये तस्वीर उसकी जिंदा दिली की निशानियां हैं। और आपके हस्बैंड? वो उनकी हमारी लड़की हो चुकी है। तो आप खुद जो है आप सिंगल वुमेन थी, अपने घर को चला रही थी, अपने बच्चों को पाल पोस के आपने बड़ा किया और आपकी जाहिर बात है सारी उम्मीदों का जो मरकज था वो आपका बड़ा बेटा फराज था, जो आपको लगता था कि अब आपने ज़िंदगी भर जो इनको कमा के खिलाया, अब आपको ज़िंदगी के इस मतलब लम्हों में आपको सुकून मिलेगा और राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवां साला फराज को जिस बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया उसकी गवाही दे रही है लाश की ये तस्वीर। गले,
हाथ और पांवों पर जख्मों के निशान, चीख चीख कर बता रहे हैं जुल्म की ये दास्तान। सफुल्ला साहब, मुझे बताइएगा कि इस केस में भी जो तफ्तीश हुई है, क्या बातें सामने आई हैं? वाकई ये दोनों फराज और उमा ये मियाँ बीवी थे। ये 5 साल कबल जो है ना, ये दौड़ के इन्होंने आपस में पसंद की शादी की थी। पहले ये कराची में रहते थे, रिसेंटली फिर इनकी आपस में सुलह भी हो गई, टेलीफोनिक रब्ते भी घर में होते रहते थे। अब ये 3 माह पहले जो है ना उधर इसकी जॉब छोड़ के इधर आ गए। जो लड़का था वो ऑफिस सेंटर में माड़ी मोटी जॉब करता था, लड़की घर में रहती थी। मामूली लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन जो कुछ इस केस में हुआ वो इंतहाई गैर मामूली था। फराज सोच भी नहीं सकता था कि हुमा इतना बड़ा कदम उठाएगी। इस वक्त मेरे साथ इस कहानी का बहुत ही अहम किरदार और मुबैना मुल्जिमा जो हैं हुमा, वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। हुमा, क्या उम्र है? 28 साल। ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। क्या वाकई हुमा और उसके भाइयों ने बड़ी प्लानिंग के साथ खेला ये सारा भयानक खेल? इसमें मेरे साथ दूसरा मरकजी मुल्जिम फयाज उर्फ मून मौजूद है। क्या उम्र है तुम्हारी? 25 साल। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? जीन्स की कंपनी। ये जो भी शादी की थी बहन ने तुम्हारी, घर वालों की मर्जी के बगैर या घर वालों को बताए बगैर शादी कर ली थी, फिर कुछ ऐसे बाद दोस्ती होगी, सबने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों फैमिलीज एक्सेप्ट कर लिया, फिर मसले कहाँ पैदा हुए? सर वो इन्हें मेरी बाजी को मारता था। हम जब सुलह हो गई तब ये बताती थी कि वो मुझे फिर भी मारता है, इस तरह करता है, ये करता है, वो लेकिन करता है। तुम्हारी बहन तो वहाँ पे बड़ी कराची में बहुत खुश रह के आई थी, दोनों जॉब कर रहे थे, दोनों हर तरह से हंसी खुशी लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बताती भी तो थी ना। इस दिन इसने बताती थी अगर तुम्हें ये लग रहा था कि तुम्हारी बहन पर जुल्म कर रहा है तो अपनी बहन को तलाक दिलवा दो। बस समझाते थे तो इसको कि इससे जान छुड़वा ले। अफसोस, ना तो हमें रिश्तों को अपनाने का तरीका आता है, ना ही निभाने का सलीका। फराज ने आखिरी मुलाकात में सब कुछ बता दिया था माँ को। आखिरी मुलाकात क्या हुई आपकी बेटे से? आखिरी मुलाकात ये थी कि इतवार को दोपहर को आया मेरे पास, तकरीबन 3:45 हो गए थे। तो मैं उसको मैं कह रही थी कि अभी नहीं जाऊँ। मुझे कहता है मामा उन्होंने ना मेरा 40,000 का मोबाइल उठा के सेल कर दिया। तो मैंने कहा दफ़ा करो तुम तुम्हारी, मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा तुम्हारी मेहरबानी, अपने ससुराल से निकल आओ, इन्होंने तुम्हें मार देना है। मैं इसको कह रही थी जो इनके हालात थे, मैं इसको कह रही थी फराज इन्होंने अंदर तुम्हें करके कमरे में डाल के अंदर मार देना है तुम्हें। फराज को भी गोया कंफर्म हो गया कि वो कत्ल होने वाला है, तभी तो वो निपटाता रहा सारे मामलात और अपनी सब चीजें सुपुर्द कर रहा था माँ और बहन भाइयों को। जाने से पहले मुझे कह के मेरे बाइक की चाबी अपने पास रख लेना और किसी को देनी नहीं, और उसके बाद घर नहीं वापस आना। यही खतरा तो मंडला रहा था, तभी तो फराज ने मैसेज करके अपने एक दोस्त को भी आगाह किया था इस खतरे से। दोबारा दिन की बात है, वो उस दिन सारा दिन इधर घर ही रहा। तो मगर ये कि उसने हफ्ते वाले दिन रात को जब उसके साले ने सेल कर गया, उस बात पे उसने उसे काफ़ी डांटा है। और रात को तकरीबन 4:50 पे अपने दोस्त को उसने मैसेज किया कि अगर मेरा सुबह नंबर बंद हुआ ना, तो अगर मैं बच गया तो सुबह तुझे मिलूंगा, मुझ पर मेरे सालों ने हमला किया। और इतवार की सुबह 4:50 के मैसेज आए थे। उसने 3 से 4 SMS किए, उसने सब बताया। उसने क्या उसने किस दोस्त को किया? वो इधर दोस्त ही रहता, उसको नदीम है, उसको बताया था। अल्लाह ही जाने किस अजियत में था फराज, कैसे उसकी जिंदगी अजाब बना दी थी उसके ससुराल ने। अगर मैं तुम्हारी सब बातों को सच मान लूँ कि वो बहुत जालिम जाबिर इंसान था और तुम्हारी बहन को बहुत मारता पीटता था, उसने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले क्यों मैसेज किया नदीम को कि मैं अगर अपने ससुराल जा रहा हूँ, अगर मैं जिंदा वापस ना आ सकूँ। मैसेज उसने उसी रात किया होगा ना जिस रात मेरी और उसकी बहस हुई थी। उसे क्यों डर था? बहस खानदान में तुम लोग रिलेटिव थे, क्योंकि वो हमारी जगह पे बैठा हुआ था, इसीलिए उसे डर। जगह पे तो जान से चले जाने का डर। उसने मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट SMS है जिसमें वो कह रहा है कि देखो अगर मैं सुबह तक वापस नहीं आता तो पुलिस लेके चले जाना, ये लोग मुझे मार देंगे। सवाल ये था फराज को कैसे पता था कि उसका कत्ल होने वाला है? वो कौन सी वजूहात थी जो मोहब्बत करने वाले जोड़े को इस नहज पर लाई कि आज शौहर मनो मिट्टी तले और हामला बीवी पुलिस की हिरासत में है? आखिर मामला क्यों पहुंचा इस नहज पर? मुलाकात कैसे हुई थी फराज से? 5 साल पहले हुई थी, जॉब करती थी, वहीं पे हुई थी। कहाँ पे जॉब करती थी? फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में काम करते हुए हुमा की दोस्ती बढ़ी इसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुलीग फराज के साथ, और फिर रोज होने वाली ये मुलाकात रूप धार गई मोहब्बत का। इस कदर गहरी हुई ये मोहब्बत के मामला एक साथ जीने और मरने तक जा पहुंचा। मुलाकात से शादी तक के दरमियान कितना अरसा है? 3-4 महीने का हुआ था। आप लोगों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई? जी।
अगरचे हुमा और फराज एक दूसरे से मोहब्बत करते और मोहब्बत के इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते थे, लेकिन फराज की माँ तो उसे कोई और ही रंग देती है। बहुत आज़ाद ख्याल थी, आज़ाद होना चाहती थी, जबकि उसके बहन भाई उसको आज़ाद नहीं होना दे रहे थे। सास ने बहू पर लगाए कौन से शर्मनाक इल्जामात, ये इंकशाफ कुछ देर के बाद, लेकिन पहले देखते हैं कि फराज और हुमा की ये लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ी। वजह क्या बनी कि आप लोगों ने भाग के शादी की, घर वालों को क्यों नहीं मुत्तला किया? दरअसल वो मुझे कह रहे थे शादी करो, लेकिन मैं नहीं राज़ी थी कि मैंने नहीं करनी। मेरे घर वालों को मतलब इस तरह बदनाम करके, तो इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह निकाह नहीं होगा, तो आप अपने घर की रजिस्ट्री लेके आओ या 5 तोले जेवर लेके आओ तो फिर निकाह होगा। घर की रजिस्ट्री लेके गई क्यों? कि निकाह इस तरह नहीं होगा। आपकी उम्र क्या थी? आज अगर आप 28 साल की तो 24 साल की होंगी आप, 14-15 साल की तो नहीं थी। तो नहीं पता था कि कैसे होता है। नहीं क्या तो आप लोगों ने, आपने अपने घर बात क्यों नहीं की? आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे रिश्ता भेजो? नहीं, ये बात नहीं की, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही डराया हुआ था कि भाई का एक्सीडेंट किया हुआ था। डराने वाली क्या? मुझे तो ये समझ आ रही है, एक इंसान जिसने आगे भाई का एक्सीडेंट किया है, आप उससे शादी कर रही हो। तो वो कह रहे थे मैं इनको कत्ल कर दूंगा। अच्छा, तो आप पुलिस के पास जाओ। उस टाइम इतना सोचा ही नहीं। क्या सोचा आपने? कहा बस ठीक है, ये मेरे घर वालों को कत्ल कर देगा तो उससे शादी कर लूँ। हुमा और फराज की दोस्ती शादी के रिश्ते में बदलने वाली थी, तो क्या फराज की इस लव स्टोरी के बारे में कोई राज छुपा था बहन भाइयों के सीनों में? अक्सर होता है कि बच्चे झिझकते हैं अपने वालिदैन से बात करने में, लेकिन बहन भाई आपस में बहुत क्लोज होते हैं तो जिक्र कर देते हैं। क्या फराज ने आपसे कभी हुमा का जिक्र किया कि उनको अपने कुलीग पसंद है? कि नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। वो कहता था पहले घर बनाएंगे फिर बाद में हम शादी का सोचेंगे, ऐसी उसने कोई बात नहीं की। मेहनत मजदूरी में मसरूफ फराज पर हुमा ने न जाने ऐसा कौन सा जादू किया कि वो फौरन शादी पर राजी हो गया। जी हाँ, बज़ाहिर ये कहानी मोहब्बत की कहानी थी, लेकिन किसे मालूम था कि मोहब्बत की ये कहानी एक दर्दनाक रूप धारेगी। फिर तैयब के मोबाइल वाला क्या मसला था? तैयब का मोबाइल था, बाजी का मोबाइल था, वो गुम गया। झगड़ा हुआ तैयब का किसी लड़के के साथ भाई, वो गुम गया उस दौरान। तो उसने घर आके बताया कि बाजी इस तरह मोबाइल गुम गया। बाजी ने कहा कि वो फिर मुझे बोलेगा, इस तरह करेगा, वो इस तरह करेगा, मुझे पता है। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, मैं उससे खुद बात करता हूँ, कुछ नहीं करता। वो जब अपनी जॉब से वापस आया ड्यूटी से, मैंने बात छेड़ दी। मैंने कहा यार इस तरह फराज मोबाइल गुम गया। तो कह रहा कौन सा, क्यों लेके गए थे, ये है वो, आप ही को बोलना शुरू हो गया। मैंने उसको कहा कि यार उसको क्यों बोल रहा है, मेरे से बात कर, हम तुझे पैसे दे देते हैं। कितने का मोबाइल है? 8,000 का इन्होंने मेरा ख्याल लिया था। तो मैंने कहा तू 15 ले ले, 20 ले ले तो लोग, लेकिन इसको तो बोल तो ना। तो किसी तरह मामला ठंडा हुआ। मामला वक्ती तौर पर ठंडा हुआ, लेकिन अगले ही दिन इसी मोबाइल तनाज़े ने धारा वो खौफनाक रूप के देखते ही देखते कयामत टूट पड़ी। जान देने के वादे करने वाली जान लेने पर तुल गई। मसला शुरू हुआ जब तैयब उसका मोबाइल ले गया। उसका मोबाइल नहीं था, मोबाइल मेरा ही था। मोबाइल तुम्हारा था, तैयब ले गया, तैयब ने घुमा दिया। जी भाई, मून से घुमा था, तैयब से नहीं घुमा था। झगड़ा तैयब से हुआ था? तैयब का फराज से नहीं हुआ था, तैयब का तो किसी और से हुआ था। मुझे एक बात बताओ, पहले तुमने कितनी दफ़ा अपने भाइयों से पिटवाया फराज को? कभी भी नहीं। अब आपकी सास ने एक बात की, उन्होंने खुद सुनी अपने कानों में। फराज आपको फ़ोन पे कह रहा है, जब अपनी वालदा के घर पे मुकीम था आखिरी दिनों में, जब आप दोनों अलग अलग रह रहे थे। अलग अलग तो हम रहे ही नहीं। अलग अलग मतलब पूरा दिन गुजारता वहाँ पे था ना, उस घर पे नहीं आता था जहाँ पे आप थी। 2 रातें तो आखिरी उसने अपनी माँ के पास गुजारी हैं। नहीं, वो तो जॉब पे था। रात तो गुजारता था ना? रात तो मेरे साथ गुजारता रहा। नहीं, उसके बाद अकफू ने बात होती, उसने कहा कि तुम अपने भाइयों से मुझे पिटवाना कब छोड़ोगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलो, सब बातें छोड़ दी, तुम्हारी हर बात मान लेते हैं हुमा। मुझे एक बात बताओ, मरने से एक दिन पहले उसने नदीम अपने दोस्त को मैसेज क्यों किए कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और मुझे डर है कि मुझे जान से मार दिया जाएगा, और अगर मेरा कल फ़ोन ऑफ मिले, ठीक है, तो आप पुलिस लेके वहाँ पहुँच जाना। नहीं, मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता, लेकिन ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि ऐसा हुआ हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ तो था, कुछ ऐसा जो मामला इस नहज तक ले आया कि फराज को अपने कत्ल से पहले पता चल गया कि उसका कत्ल होने वाला है। क्या वाकईतन मामला सिर्फ मोबाइल फोन का था या मोबाइल फोन महज एक बहाना बना? कत्ल हुआ कैसे? क्योंकि जो लाश मिली है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि अजियतनाक तरीके से उसको मारा गया। बैकग्राउंड तो इसकी यही है कि इनके आपस में झगड़ा जो चल रहा था, लेकिन जो वकूए का मुझे बना वो एक मोबाइल सेट था। जो मोबाइल मियाँ बीवी का था ना, वो उसका भाई तैयब वो ले गया, वो कह रहा था मुझसे गुम गया है। जिस तरह रुकवा है वो बाहर लड़का आया, तैयब आया, उसके साथ एक दोस्त था असगर नामी,
उसने पूछा कि मोबाइल कैसे गुम हुआ, और उसके बहनों फराज ने उसको जो है ना बुरा भला कहा। इस वजह से उसको बुरा लगा। लेकिन दरपर्दा सच्चाइयां इंतहाई भयानक और शर्मनाक हैं। इन तल्ख हक़ाइक़ को जानने के लिए हमें वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा। कोर्ट मैरिज के बाद सूरत हाल कैसे बदली, बहू की कौन सी बातें सास को परेशान कर गईं, मोहब्बत करने वाले जोड़े के बीच कैसे बढ़े फासले, टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज में लोगों को हसीन बनने के तरीके बताने वाली अपने घर में नागन क्यों बन गई, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बहू के गैर मर्दों के साथ थे ताल्लुकात, सास के शर्मनाक इल्जामात। इसके 700 यार हैं, ये है वो है, उन्होंने मुझे आज तक कभी भी अच्छा नहीं समझा। शौहर को कैसे पता था कि वो कत्ल होने वाला है। दोस्त को उसने मैसेज किया कि अगर मैं बच गया तो सुबह तुझे मिलूंगा, मुझ पर मेरे सालों ने हमला किया। लव मैरिज करने वाली ने आखिर क्यों उतारा शौहर को मौत के घाट। उन्होंने रस्सियां बांध के मेरे बेटे को मारा है, इनके तीनों भाइयों को ऐसे ही फांसी दी थी। जब शादी हो जाती है हुमा से तो आपको कैसे पता चलता है? मुबशर ने आके बताया कि मामा इसने फराज ने ऐसे निकाह कर लिए, तो लाके भी वो दोस्तों की तरफ ही था, तो फिर मैंने कहा जब कर लिया तो घर लेके आओ। मुबशिर, आपको कैसे पता चला कि भाई ने निकाह कर लिया? मैंने बड़े भाई को कॉल की ना, मैंने कहा कि उसका पता नहीं है, मैंने कॉल वगैरह की। तो कहाँ गया हुआ था? वो तो है, उस दिन कह रहा था मैं पासपोर्ट दफ्तर जा रहा हूँ पासपोर्ट बनवाने के लिए वाइफ के लिए। मगर ये है कि मैंने उससे पूछा कहाँ पे, कहता मैं पासपोर्ट दफ्तर। बाद में किसी और दोस्त की कॉल आई कि यार वो फराज ने शादी कर ली। मैंने कहा शादी कर ली? कहता हाँ उसने निकाह कर लिया कोर्ट में। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने तो इतनी बात करके अम्मी को कॉल पर बता दी। जी हाँ, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, जानी मोहब्बत की शादी की, लेकिन हुमा का बयान तो इस मोहब्बत का जनाजा निकाल रहा है। निकाह करके मतलब इनके कोई रिलेटिव थे जिनके पास इन्होंने हमारी रजिस्ट्री सेल की थी। मेरे हस्बैंड ने जाके माँ को दी थी। मुझे उनके पास कोई बिल्डिंग बन रही थी, हमें वहाँ रखा था। 4-5 घंटे बाद फिर मैं यहाँ पे ससुराल में आई। हुमा और फराज ने कोर्ट मैरिज की तो उनका ये फैसला फराज की फैमिली की समझ से भी बालातर था। ताहम फैमिली ने अब सूरत हाल को खराब करने की बजाय संभालने का फैसला किया। फराज को हुमा के साथ घर लाया गया। फराज आता है जी घर, ठीक है, तो फराज के साथ हुमा भी थी। हाँ जी, फिर मैंने कह दिया, मैंने कहा दोनों ले आ आओ। गए। जी दोनों आ आपने गए। दोनों को देखा, आपके क्या तासुरात थे कि बेटा एक लड़की को लेके आ गया जिसको आप जानते ही नहीं हो? तासरात क्या होने थे उस टाइम पे, टेंशन में थी। उस वक्त ऑब्वियसली बदमजगी तो होती है, गुस्सा भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हुमा को क्या कहा आपने? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा उसको भी मैंने यही कहा, मैंने कहा तुम चली जाओ इनके साथ, दादी तुम्हारी अम्मी कह रही हैं। अच्छा, उनकी मौजूदगी में हुआ है? हाँ, वो इधर ही थे मेरे पास। यानी दादी और अम्मी हुमा की यहाँ मौजूद थी। हुमा बाद में आई है। फिर उन्होंने कहा जी हमने हुमा से अलग से बात करनी है। मैंने कहा आप कर लें। तो वो कुछ चीज़ें थी जो हुमा के अंडर में घर में बेटियों के पास होती है, वैसे उसने कहा वो इधर पड़ी हैं, आप जाके ले लें। उसकी माँ ने, दादी ने कोई बात नहीं की इससे ज़्यादा। उसने कहा जी आप मेरे लिए मर गए हो, हम लोग तुम्हारे लिए मर गए। और अभी 3 दिन नहीं गुजरे थे कि उनकी आपस में आना जाना शुरू हो गया। हुमा ने फराज के साथ आगाज किया एक नई जिंदगी का, लेकिन आगाज बता रहा था कि मामला आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करेगा। आप बता रही थी आपकी शादी, आपकी हिस्ट्री भेज दी गई, उसके बाद इतने साल जो गुजारे आप लोगों ने, तो मेरे माँ बाप ने तो फिर भी मुझे माफ़ कर दिया था। अच्छा, माफ कर दिया और कहा कि जो घर की हिस्ट्री बिक गई है वो भी खैर है। अम्मी लोगों को जब पता चल गया था ना, तो इन लोगों को 12 लाख मिला था और 8 लाख मेरी सास ने खुद जिस मकान में बैठी हुई है ना, वो भी हमारे ही पैसों के उसमें बैठी हुई है। तो वो जिसकी रजिस्ट्री भी की है वो घर कौन सा था? वो निश्तर कॉलोनी में है, सलमान ब्लॉक में। किसका था वो अब्बू का था, अब्बू के नाम पे था, तो वो सेल कर दिया था क्योंकि उन्होंने बेच दिया था। अब्बू का घर कोई तीसरा फर्द कैसे सेल कर सकते हैं? आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही है? सर आप वो सही कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिनको दी थी वो ऐसा ही बंदा काम करता था। इतनी बड़ी बात हो गई जी, आपके घर बिक गया और उसके बावजूद भी ताल्लुकात, आप हंसी खुशी वहाँ पे रह रहे हो, कराची जाके जॉब कर रहे हो, सब सिलसिला चल रहा है, कैसे सुलह हो गई थी? फिर फराज की वालदा ने बताया कि जैसे ही वो हुमा को घर ले आई थी, इन दोनों फैमिलीज में शुरू हो गया था आना जाना। यहाँ पर रहने लग गई, फिर कितने दिन रही यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 माह रही है हमारे पास। तो उसमें रवैया कैसा था उसका? तीसरे दिन उसके दोस्त कजन आना जाना शुरू हो गया। जी ये मेरा कजन है, कोई भाटी से आ रहा है, कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। वो बाहर वाला कमरा था साथ वाले घर में, तो वो कमरा मैंने दिया, तो वो मैं तीसरे वाले कमरे में होती थी। वो आते थे, वाइफ से मिल के चले जाते थे उसके साथ।
फराज का ये इल्जाम चौंका देने वाला है कि बाहर कमरे में रिहाइश वजीर उनकी बहू के पास गैर मर्द आते, वो भी ऐन उस वक्त जब उसका शौहर काम पर होता। ये मर्द कौन थे जिनके साथ हुमा हंस हंस कर बातें करती और मुबैना तौर पर बात सिर्फ बातों तक महदूद न थी। बकौल सास के कुछ ऐसी मशकूक और शर्मनाक सरगर्मियां भी सामने आईं जिनकी वजह से उनके खानदान का सर शर्म से झुक गया। 4 महीने आपके साथ रही, फिर क्या वजह हुई कि वो जो फराज था वो घर दामाद बन गया? नहीं, घर दामाद नहीं बना था वो। यहाँ से फिर ना मेरे से नाराज़ होकर के मैं उसको थोड़ा सा मैंने सख्त किया था कि मैंने कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई गैर आए हमारे घर। तो बस उसको ये प्रॉब्लम हो गई थी कि अब वो ना मेरी सास जो है वो मुझे टोक रही है, क्यों कोई आ रहा है। और वो कौन लोग आते थे? मुझे कहती थी जब मेरे ये कज़न है, मेरा वो कज़न है, बस ऐसे ही कहती थी, लेकिन कज़न वज़न कोई नहीं था। आने वाले अफराद कज़न नहीं थे तो फिर कौन थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू ससुरालियों की आंखों में धूल झोंक रही थी? दोस्तियाँ उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों से थी जो मुझे पसंद नहीं थी। बड़े बड़े लोग मतलब कि पैसे पूसे वाले, जैसे कोई अच्छे उसको लग गए कि ये मुझे खिला सकता है, मुझे जूती कपड़ा लेके देगा। ये जाती थी 2 घंटे 3 घंटे के बाद आ जाती थी, ऐसे और बगैर बताए घर से चली हाँ गई? जी, बगैर बताए जाती थी। माँ ने फराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पर इस नए नवेले इश्क की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरा बेटा उसे छोड़ के आया पार्टी में, तो छोड़ के आ गया तो उसने दूर से देखा कि भी कोई लड़का आया है, तो उसको बिठा के मोटरसाइकिल पे ले गया बाइक पे। तो वो जब गया तो कहने लगी कि मुझे इधर चौक पे उतार दो, मैं आपको घर में नहीं लेके जाना। तो फिर मेरे बेटे ने उसे उतार दिया। उसने देखता रहा ना कि भी किधर इसका घर, मैं देखूँ तो सही। कोई लड़का आया तो उसको बिठा के बाइक पे ले गया। तो फिर इसको भी लग गया कि भाई ठीक है, ये तो ठीक नहीं है। जब मेरा बेटा लेने गया उसे, तो वही लड़का जो लेके गया था उसने उसे कपड़े पकड़ाए। तो फिर फराज को बताया कि इस तरह से? हाँ जी, वो घर आया तो फिर मुझे भी दूसरा आया। मैं कहा ये कपड़े तो खाली हाथ गई है, तो कपड़े कहाँ से खरीद के लेके, जब पैसे भी इसके पास नहीं थे। तो वो फिर मेरे बेटे ने बाद में बताया कि अम्मी इस तरह ना एक कोई लड़का आया था, वो बाइक पे बिठा के ले गया। तो हमें तो ये हाँ जी, वो कहने लगी मेरी बाजी ने दिए। फराज की माँ और नानी ने बहू के किरदार पर उंगलियां उठाईं। तभी तो हमने हुमा का मौक़िफ़ तफसील के साथ सुना। तुम इसको छोड़ दो, ये अच्छी लड़की नहीं है, इसके 700 यार हैं, ये है वो है। उन्होंने मुझे आज तक कभी भी अच्छा नहीं समझा। अच्छा, आपके क्या दोस्त वगैरह मिलने आते थे जिसमें कोई एतराज़ था, क्या था? मेरे दोस्त नहीं आते थे, इसी के भाई हस्बैंड के ही दोस्त आते थे। एक मलक वसीम आया था हमारे पास कराची, एक उमैर है वो आया था। मेरा देवर 4 महीने मेरे पास रह के गया था बिला किसी खर्चे के और बिला कमाई के। और मैंने तो आपके हस्बैंड की तबीयत खराब थी ना? नहीं, कोई भी नहीं था, अल्लाह का शुक्र था, सही था। पेट में तकलीफ थी तो कुछ भी नहीं था। ये जो मेरा देवर है, इसने मौजम जट या आजम जट है, कोई पता नहीं कौन है, उनकी बाइक चोरी की थी, इन पे केस हुआ था और ये 4 महीने मेरे पास रह के गया। घर वालों से लड़ाई झगड़ा हुआ तो दोनों ने रोजगार की खातिर रोशनियों के शहर कराची का रुख किया। हुमा ने ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रखा था और मेकअप का ये हुनर कराची में उसके काम आ गया। हुमा जहां एक हर्बलिस्ट के साथ उसके क्लिनिक पर काम करती, वहीं उसे टीवी चैनल पर भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल गया। फराज भी किसी शॉप में बतौर मैनेजर काम करने लगा। यूं दोनों का हो रहा था अच्छा गुजर बसर। लेकिन इसी दौरान हुआ एक अजीबो गरीब वाकया। मुबैना तौर पर हुमा पर लगा चोरी का इल्जाम। इसने ना फिर डॉक्टर ईसा के क्लिनिक पे चोरी की थी, 1.5-2 लाख की, जिस वजह से इसको जॉब से फारिग कर दिया गया। क्या वाकई उसने चोरी की थी? कराची में आप एक बहुत फेमस डॉक्टर उनके पास जॉब करती थी जी। डॉक्टर ईसा नाम है जी। मॉर्निंग शोज में भी आते हैं, हमें देखे होंगे, बहुत सारे मॉर्निंग शोज में आ जाते हैं और उनकी हेल्प भी कर रही होती हैं। आपको शायद क्लिप्स इस वक्त नजर आ रहे हो, फुटेज भी नजर आ रही हो। फिर क्या वजह बनी कि डॉक्टर ईसा ने आपको फायर कर दिया जॉब से? फायर नहीं किया मैंने। जब लाहौर आना था 2.5-3 साल बाद, इनकी मम्मा की कॉल गई कि मैं बीमार हूँ, आप लोग वापस आ जाएं, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। मुझे फायर नहीं किया। आप अभी भी उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। 1.5 से 2 लाख का गबन किया था। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन फराज की मां के मुताबिक फिर उसे लाहौर की एक फैक्ट्री में काम करते हुए जब हुमा ने फैक्ट्री से चोरियां करना शुरू की तो इस बात पर झगड़ा हुआ और मजबूरन फराज को अपनी बीवी के साथ घर छोड़ना पड़ा। जब वो लाहौर शिफ्ट हो गए, अब लाहौर में फिर कहाँ रह रहे थे आखिर दिनों? फिर उन्होंने प्लान किया हुआ था कि वो फ्लैटों में रहेंगे कि जहाँ पे अम्मी अबू रहते हैं उसके, हुमा के। वो कहाँ रहते हैं? वो इधर आरफ टाउन है, इधर निशाद के बिल्कुल सामने आता है, वहाँ पे रह रहे थे। अभी आया तकरीबन 1.5 महीना हुआ था, बड़े भाई को वापस आया। वो तो उसने मुझे बताया था मैं किस काम के लिए आ रहा हूँ। कह रहा मैंने अपने ससुराल वालों से सिर्फ पैसे लेने हैं, मैं इस वजह से वापस आ रहा हूँ, नहीं तो मैंने नहीं आना।
ये पैसों का क्या इशू था? क्या हुमा तस्लीम करती है इस बात को? आपने अपनी फैमिली को इनके अकाउंट में से 2-2.5 लाख की ट्रांजेक्शन करवाई थी? आप ATM चेक करके देख लें, अगर कभी 2 लाख हुआ वो तो फिर मुझे पकड़ लीजिएगा। 1 लाख 1.5 लाख के कुछ पैसे? कुछ भी नहीं। आपके खामिन को इस बात पे मसला था कि मेरे जो पैसे हैं मेरे ससुराल में दिए हैं तुमने? झूठ। हैरत है, हुमा जिस बात को झूठ का पलंदा करार देती है, इसी बात को फराज की फैमिली झगड़ने की एक अहम वजह करार देती है। मुझे फराज की कॉल आती रहती थी कि यार मैंने इस तरह पैसे लेने हैं, तुम जाके उधर से जाकर मेरी बात करो। वो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल पे होता था कि ये बात कर लो, उन्हें कह दो कि कल इस टाइम आके पैसे ले जाएं। और अगले दिन जिस दिन मैंने जाना होता था सुबह को कॉल आ जाती थी फराज की, या वो कह रहे 1-2 दिन ठहर जब भी पैसे देते थे, नहीं तो और ये वही पैसे थे जो कि हुमा ने उसके अकाउंट से भेजे थे अपने, और ये 2.5 लाख तक। 2.5 लाख रुपयों की वापसी का तकाजा फराज अपने ससुरालियों से अब भी कर रहा था, लेकिन फराज का ये मुतालबा उसके और ससुरालियों के बीच फासले बढ़ाता गया। तबीयत किसकी खराब हुई थी? इनकी मदर की। तो उन्होंने कहा कि जॉब छोड़ के आ जाओ। जी, आप लोग लाहौर शिफ्ट हो जाएं। तो हम लोगों ने तब भी मैंने अपना सारा सामान, मैंने यहाँ तक कि AC तक लगवाया हुआ था घर पे, और 16,000 में घर का रेंट देती थी। मेरे हस्बैंड की तो सैलरी 14,000 थी। मारता पीटता था, शराब पीता था। अभी भी आप ये देखिए मेरे हाथ पे भी लगी हुई है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में भी मुझे मार रहा था। सास ने अपने बेटे फराज के कत्ल की वजह बयान करते हुए किया एक और खदशे का इजहार। बहू पर लगाया एक और शर्मनाक इल्जाम। क्या बहू शोहर और ससुरालियों की आंखों में धूल झोंक रही थी? सास पर खुला कौन सा राज, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शो में आने वाली मेकअप आर्टिस्ट का भयानक रूप। दोस्तियाँ उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों से थी जो मुझे पसंद नहीं थी। बहू के गैर मर्दों के साथ थे ताल्लुकात, सास के शर्मनाक इल्जामात। इसके 700 यार हैं, ये है वो है, उन्होंने मुझे आज तक कभी भी अच्छा नहीं समझा। शोहर को कैसे पता था कि वो कत्ल होने वाला है? दोस्त को उसने मैसेज किया कि अगर मैं बच गया तो सुबह तुझे मिलूंगा, मुझ पर मेरे सालों ने हमला किया। लव मैरिज करने वाली ने आखिर क्यों उतारा शोहर को मौत के घाट? उन्होंने रस्सियां बांध के मेरे बेटे को मारा है, इनके तीनों भाइयों को ऐसे ही फांसी दी। मुझे पक्का यकीन है कि जिसके साथ इसकी दोस्ती थी ना, फराज को पता चल गया था। फराज को पता चल गया था, इस वजह से इसने उसको मारा है। और मुझे भी यकीन है क्योंकि वो जब भी घर जाता था ना तो वो फ़ोन करती थी, तो फिर ये घर जाता था, कहती थी कि मैं, वो फ़ोन कर रहा तुम आ गई हो, घर में हो, तो मैं आ रहा हूँ, फिर ऐसे होता था। कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से हमेशा हुमा का साथ देने वाला शौहर भी इन दिनों उस पर कर रहा था शक का इजहार। क्या इस बात पे भी आप लोगों का झगड़ा हुआ कि वो शक करता था बहुत? वो खुद नहीं करता था, जब भी उसकी मम्मा से कॉल पे बात होती थी या जब भी कुछ ऐसा होता था तभी करता था। उसने कभी ये भी कहा कि बच्चा मेरा नहीं है? ये अभी उसने कहा था। किस दिन? 2-3 दिन पहले। जिस दिन मर्डर किया? मतलब 2-3 दिन पहले। किस बात पे कहा? कि मुझे तो लगता है ये भी तुम्हारा नहीं है। मैंने फिर कहा, मैंने कहा तुम फिर अम्मी की तरफ जाना शुरू हो गए और तुम्हें ये ऐसा लगना शुरू हो गया। पैसों के मुतालबे और बीवी पर शक के बाद फिर आखिरी चोट मोबाइल ने लगाई। मैं सुबह फिर ड्यूटी पे चला गया। मैं ड्यूटी से मुझे फ़ोन आया कि ऐसा फराज ने रात को उसको मारा है, कि तेरे भाइयों ने मेरा मोबाइल घुमा दिया है। फिर मैं ड्यूटी से वापस आया तो मैं ऊपर अपने कमरे में गया हूँ। तैयब नीचे आया, तैयब ने बुलाया कि भाई वो नीचे आ गए, इस तरह ना लड़की को लेके आया कि मोबाइल तुम लोगों के सामने घुमा था या नहीं घुमा था। तो मैं नीचे आया तो आप ही को फिर भी मार रहा था मेरे सामने। दरअसल कई दिनों से हो रही थी प्लानिंग, तभी तो फराज की माँ और बहन भाई भी भांप चुके थे इस खतरे को। तकरीबन 3:45 बजे करीब वहाँ या घर से गया, कह रहा था 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं आया, वो रोटी वगैरह लेने गए तो रोटी मारनी थी, मैं लेकर आया हूँ तो वापसी भी आया। तकरीबन 10 मिनट बाद नंबर बंद है। फिर मैंने कोई काम नहीं किया, सबसे पहले मैं उसके फ्लैट पे गया हूँ। कितना दूर है फ्लैट? ये इधर तकरीबन 10 मिनट का रास्ता बाइक में। फ्लैट पे पहुँच गया हूँ और फ्लैट पे जाके क्या देखता हूँ कि दोनों कमरे ओपन है। जितना भी उनका सामान था, कोई सामान वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने नीचे शॉप वाला था, मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ पे गया। उसने कहा कि आधा घंटा हुआ पिकअप में सामान लेके चले गए। मेरे बड़े भाई के नंबर बंद थे, सब जगह मैंने पता किया, दोस्तों वगैरह से पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था। जो ऊपर घर वाले रहते थे ससुराल वाले, वो कहाँ थे? तब ऊपर ही थे, मगर ये था कि हमें नहीं पता था कहाँ पर है। आपको लगा कि मियाँ बीवी दोनों कहीं चले गए? हाँ जी, हमारा उनके साथ आया नहीं था, ना ही कभी उनसे मिले थे। फिर इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनके पास जाकर पूछूं कहाँ पर है कहाँ नहीं।
फराज के साथ इस रात को क्या हुआ, ये जाने बगैर फराज की माँ और बहन भाई सो गए। ताहम उस रात फराज का एक दोस्त जरूर पहुंचा खबर लेने। असल मामला तो यहाँ से मतलब सब चीज़ें यहाँ से खुली ना, उस SMS से खुली है। मुझे इस बात का आपको इल्म है? नहीं, मुझे ज़रा वो आपके घर भी गया, आपके घर जाके आपकी जो पेरेंट्स उससे बात की उसने कि ऐसा ऐसा मेरे पास सबूत है? ऐसी कोई बात ही नहीं थी, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने क्यों ऐसा मैसेज किया। ये बात कंफर्म है कि फराज ने दोस्त को मैसेज किए, वरना दोस्त को क्या जरूरत थी रात को जाकर उसकी खबर लेता। नदीम ने जब तुम्हारे भाई का फोन ऑफ देखा तो वो उनके घर चला गया। उसने कहा मेरे पास सबूत हैं, आप लोगों ने उस पर हमला किया है, अगर उसे कुछ हुआ तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। आप लोग जिम्मेदार होंगे, मेरे पास सबूत हैं इस बात के। जिस पे उसकी अम्मी ने पहले कहा कि वो तो हॉस्पिटल गया, भाभी की तबीयत नहीं ठीक थी, उसे लेकर गया साथ। तो उतनी देर में छोटा उसका बड़े भाई का साला आ गया, तैयब नाम है उसका, वो आया, उसने कहा कि वो हॉस्पिटल गया है, उन्होंने कहा नंबर क्यों बांधा, उसने कहा मोबाइल की बैटरी डाउन है इस वजह से नंबर बांधा, उसने कहा सारे नंबर बांधा है, उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता। फराज के इस दोस्त के पूछने पर मुल्जिमान बौखला गए और उनके लिए ये कत्ल छुपाना मुश्किल हो गया। ये लाश कमरे में पड़ी है, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग लाश वहीं छोड़ के तो हम लोग डरते मारे भाग गए थे। कहाँ भागे? कि शेखुपुरा चले जाते हैं मामू के पास, लेकिन वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं रखेंगे तुम लोगों को, तुम लोग वापस चले जाओ। हम फिर वापस आ गए, फिर आके हम लोग दोनों काने थाने में पेश हो गए। जब हमने गिरफ्तारी के बारे में पुलिस से दरियाफ्त किया तो जवाब कुछ यूँ मिला। गिरफ्तारी कैसे अमल में इनकी? गिरफ्तारी अब जब हम इत्तला मिली हम मौके पे गए हैं, फिर हमने इनको जो ना ट्रेस किया, ये उधर साइड पे थी, हमने गिरफ्तार कर लिया, दोनों बहन भाई थी। अगले दिन पुलिस ने वो दर्दनाक खबर पहुंचाई बुरसा तक जो तड़पा देने वाली थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगे जी अंजुम ज़ारा, मैं कहा जी मैं हूँ। तो कहते हैं कि फराज, मैंने कहा मेरा बेटा है। तो उसको ना उसकी बीवी ने और कुछ झगड़ा हुआ है तो उसकी बीवी ने और साले ने उसको मार के फेंक दिया। तो मैं वहीं पे गिर गई हूँ। मैंने पुलिस वाला से पूछा, कहते उसका कत्ल कर दिया वो हॉस्पिटल में। मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल में? उन्होंने जनरल का कहा। मैंने कज़न को कॉल की, दोस्त है वो उधर लगा जनरल हॉस्पिटल में, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में होता है। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा फराज अली का नाम कर चेक कर, इधर कोई आई है डेड बॉडी या नहीं। उसने कॉल की, कहता यहाँ कोई सीन नहीं है इस तरह का, कोई भी डेड बॉडी फराज के नाम की नहीं आई। मैंने उसको कॉल की तो बाद में पुलिस वाला कहता है कि ये जनरल नहीं है, वो जिना हॉस्पिटल में। आखिरकार मिल गई बुरसा को फराज की लाश। कैसे मौत के घाट उतारा गया फराज को और कितने लोग शामिल थे ये जुल्म ढाने में, प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा चौंका देने वाला है। कैसे सफाक हमला बीवी ने रस्सियों में जकड़कर शोहर को उतारा मौत के घाट। बहन की मोहब्बत में भाइयों ने नफरत का वो खेल खेला कि दिल दहल गए। ये सब कुछ दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मतलब मुझे मारना शुरू किया, इतनी देर में मून आ गया जिसने मिलके मैंने और उसने उसका मर्डर किया इसी मार धाड़ में। बस सुना आपने कितनी आसानी से कह दिया इस खातून ने कि बस मार धाड़ हुई और इसी मार धाड़ में हम बहन भाइयों ने उसे मार डाला। जरा खुद सोचिए, इस कदर वहशियाना तशद्दुद किया गया कि फराज बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और निकल गई उसकी जान। अच्छा, मार धाड़ में जो मर्डर होते हैं ना वो बड़े डिफरेंट होते हैं। उसके हाथ बंधे थे, उसके पाँव बंधे थे, उसे प्रॉपर टॉर्चर किया गया, उसके इतनी ज़ोर से चीज़ मारी गई उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई है और फिर उसकी गर्दन पे 3 जगह निशान है फंदा देने के। कैसे किया? थप्पड़ मारे थे, थप्पड़ से जान से मार दिया? थप्पड़ मारे थे। वैसी कोई चीज़ भी नहीं मारी और ना ही उसके हाथ पाँव बांधे थे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। कैसे हुआ? तुम दो लोग, वो एक 6 फीट का लड़का है, आप 8 माह की प्रेग्नेंट हो, मून का भी हम इंटरव्यू करेंगे, मून को भी आप देख लीजिएगा। कैसे एक इंसान को इस तरह से मार सकते हो? इसका मतलब था कि सारे लोग वहाँ मौजूद थे। बाद में आए थे, ऊपर आते गए हैं तो फिर सबने मिलके, मतलब मैंने, मेरे 2 छोटे भाई थे और मून था। जी हाँ, बहन और 3 भाइयों ने पहले इस पर बेपनाह तशद्दुद किया। जब वो गिर गया तो फिर उसके हाथ पांव बांध दिए, फिर गले में रस्सी का फंदा बनाकर इस जोर से खींचा कि उसकी सांसें बंद हो गईं। फयाज मून ऊपर से आया है,
उसने आते ही उसके हाथ से जो मोबाइल उसको तोड़ दिया आकर फेंक कर, फिर उसके ऊपर दोनों भाई ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया, फिर उसको ज़मीन पे लिटा दिया। इसी दौरान इनका तीसरा भाई जो है ना रज़ा अली, वो भी आ गया। फिर इन्होंने एक साथ ही एक रस्सी पड़ी हुई थी उनके बैग में, उधर से वो रस्सी निकाली, उसकी जो वाइफ है उसने अपने भाई मोन को दी। मोन ने जो है ना ऊपर बैठ कर उसको जो है ना गर्दन पे वाल दे दिया और दोनों उन्होंने सब ने मिलकर खींच के उसको जो है कैसे हाथ पांव बांधकर पूरी तरह जकड़कर मार मार कर जान ही से मार दिया गया फराज को। कैसे एक बीवी सब हदें फैलांग गई, ये इंकशाफ रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रस्सियों से किसने बांधा? मून ने और मैंने। फिर मून उसके ऊपर चढ़ गया था, मतलब ऊपर बैठ गया था उसके, और फिर एक तरफ से उसने पकड़ा, एक तरफ से मैंने पकड़ा और खींचा। और बाकी ये तैयब और ये किधर थे? जब लड़ाई हो रही थी फिर एक ने मुंह पकड़ा हुआ था, यानी चारों चारों मौजूद थे। अब आप वो बात कर रही हो ना कि एक गला दबाते वक्त आपने एक तरफ से रस्सी पकड़ी, एक तरफ से मून ने पकड़ी, बाकी उन लोगों ने पकड़ा हुआ था। ठीक है, यानी ये खुल के बात सामने आ गई, जो कि उनकी फैमिली भी इस खतरे के इजहार करती कि एक इंसान का काम नहीं है। तो आपने सुना कि वाकई इसमें ज़्यादा लोग मुलव्विस थे। वालिद वालदा कहाँ पे थे? वो ऊपर ही थे। जब डेड बॉडी मतलब ख़त्म हो गया था फिर अब्बू नीचे आए थे, फिर उन्होंने हमें डांटा, गुस्सा किया कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया है ना, शर्म नहीं आई तुम लोगों को। जहाँ किसी को अपनाने के लिए एक तरीका होता है, वहीं पे किसी को छोड़ने का भी तरीका होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारा उठाया हुआ एक कदम अब तुम्हारे तीनों भाइयों को भी साथ ले गया। उन पे तीनों पे जो दफात लगी हैं 302 की लगी, वो जिंदगी भर जो भी करवाएंगे 302 के मुजरिम कराएंगे। इस खातून को अब मिलेगी इबरतनाक सजा। उसने न सिर्फ शौहर की जान ली है बल्कि अपने वतन में पलने वाले मासूम बच्चे से उसका बाप भी छीना है। मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए। इसको जैसे इन्होंने रस्सियाँ बांध के मेरे बेटे को मारा है, इनके तीनों भाइयों को ऐसे ही फांसी दी जाए, साथ में हुमो का भी। अब कहती है कि मैंने बच्चे को भी मार देना है, जो मेरा फराज का बेटा है, बच्चा है, इसको मैंने मार देना है, मैंने इसको अपने साथ प्रेग्नेंट है, उसके भी जान को खतरा है। जो खामन को मार सकती है वो बच्चे को भी मार सकती है। क्या होना चाहिए इन कातिलों के साथ? इन्हें भी फांसी होनी चाहिए। मैं अपील यही करूँगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसके 2 भाई जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन से गायब हुए, वो घर से गायब हुआ है, वो भी है क्योंकि वो भी सामने आए, ऊपर से उसकी दादी वगैरह थी। जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन ताला लगा के उसकी अम्मी वगैरह कपड़े वगैरह ली गए, वो घर से फरार हो गए। उस दिन से घर ताला लगा। आप ये कह रहे हैं कि सबको शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि ये बात तो बहुत वाज़ेह है, जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि इस पूरी फैमिली को पता था कत्ल हो गया, लेकिन उन्हें छुपाने की कोशिश की। जो जुर्म करेगा वो भरेगा, लेकिन सिर्फ मुजरिमान को सजा देना ही काफी नहीं, जुर्म को जन्म देने वाली वजूहात का खात्मा भी जरूरी है। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।